नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम थर्मल पावर प्लांट में कोल हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि एक थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम कह सकते हैं कि एक 2000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को करीब 5 मिलियन टन कोयला हर साल चाहिए होता है, यानी एक दिन का तकरीबन 20,000 टन कोयला रिक्वायर्ड होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो कोयला हमें अगर चाहिए तो ये इसकी कहीं ना कहीं कोल की हैंडलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसको स्टोरेज करना सो दैट कि कोई किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट प्लांट की रनिंग में ना हो, इसलिए कोल को की हैंडलिंग की जाती है। मेनली दो तरह से इसको हैंडल किया जाता है, या दो हैंडलिंग्स कह सकते हैं। एक आउट प्लांट हैंडलिंग होती है और दूसरी इन प्लांट हैंडलिंग। आउट प्लांट हैंडलिंग में कोल जो है वो माइंस से प्लांट साइट तक पहुंचता है, और इन प्लांट हैंडलिंग में वो स्टोरेज साइट से एग्जैक्टली लाइव स्टोरेज तक या एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो दो हैंडलिंग की जाएगी, आउट प्लांट हैंडलिंग एंड इन प्लांट हैंडलिंग। आउट प्लांट हैंडलिंग के 5 तरीके हैं, यानी माइंस जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, कोयले की खान से लेकर एग्जैक्टली हमारा थर्मल पावर प्लांट जहाँ है वहाँ तक कोयले को पहुँचाने के 5 तरीके हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मेनली 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रांसपोर्टेशन बाय सी और रिवर। तो जहाँ पर हमारा प्लांट किसी रिवर बैंक के पास में है या सी शोर के नज़दीक है, तो वहाँ पर कोल का ट्रांसपोर्टेशन शिप या बार्जेस की हेल्प से किया जाता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल। ये जो रेल सिस्टम है ये एक बहुत ही कॉमन सिस्टम है कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड इन इंडिया वी कैन से कि सी और रिवर से हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। मोस्टली इंडिया में कोल का ट्रांसपोर्टेशन रेल सिस्टम से ही होता है। वैसे तो इंडिया में यूनिट रेल सिस्टम नहीं है, बट इन अदर कंट्रीज़ जैसे यूरोप है, यूएसए है, वहाँ पर रेल से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनिट ट्रेन सिस्टम चलता है। और इसके लिए क्या होता है, इसका अपना एक अलग रूट जो है वो बनाया जाता है, जहाँ पर ओनली एक ट्रैक अलग से बना दिया जाता है फ्रॉम द साइट से लेकर और माइंस तक। वहाँ एक ट्रैक बना दिया जाता है, उसी ट्रैक पर ये सर्कुलर रूट चलता रहता है। कंटिन्यूसली ट्रेन्स जो हैं वो आती रहती हैं, और एक ट्रेन में तकरीबन 130 से 150 वैगन्स लगे हुए होते हैं, यानी एक ट्रेन से 13,000 टन कोयला लाया जाता है। तो इस तरह से, और इसमें काफ़ी अच्छा सिस्टम होता है कि इंडिविजुअल वैगन जो है वो टिल्ट किया जा सकता है पूरी ट्रेन को इंटैक्ट रख के, यानी पूरी ट्रेन में कोई प्रभाव पड़े बगैर इंडिविजुअली एक एक वैगन जो है वो टिल्ट करके अनलोड किया जाता है। थर्ड सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन बाय रोप वेज, यानी रोप वेज से ट्रांसपोर्टेशन वहाँ होता है जहाँ डिस्टेंस लेस देन 10 किलोमीटर्स हो, जहाँ पर कोल माइंस से प्लांट की साइट तक डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर से भी कम है तो वहाँ रोप वेज से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा कोल का। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है जो कि कंटिन्यूसली कोल को सप्लाई करता है, और किसी भी तरह से जिस तरह से रेलवेज़ और रोड्स में स्ट्राइक वगैरह इनका प्रभाव पड़ता है, ऐसा कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता। कहीं हिली एरियाज़ जहाँ होते हैं तो रोपवेज से ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। देन फोर्थ जो प्लांट हैंडलिंग का तरीका है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। रोड से यानी ट्रक्स के थ्रू कोयला माइंस से प्लांट तक ले जाया जाता है। तो स्मॉल कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर ट्रक्स के द्वारा रोड ट्रांसपोर्टेशन फॉलो करते हुए हैंडलिंग की जाती है। फिफ्थ इज़ द ट्रांसपोर्टेशन बाय पाइपलाइन। ये एक नया ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है। जिस तरह से पानी या गैस की पाइपलाइन बिछाई जाती है, उसी तरह से माइन से प्लांट की साइट तक पाइपलाइन डाल दी जाती है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, और उसमें कोयला स्लरी के फॉर्म में डाल के और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
इस काफ़ी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। तकरीबन 25 मिलियन टन कोयला जो है प्रति वर्ष इससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें जो 1 किलोग्राम अगर कोयला लेते हैं तो उसकी स्लरी बनाने के लिए तकरीबन 1 लीटर पानी चाहिए होता है। तो जहाँ इतना वास्ट अमाउंट में कोयला ले जाया जा रहा है तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज़ इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं कि क्लाइमेट और वेदर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पाइपलाइन में होने की वजह से। देन काफ़ी हमने देखा कि 25 मिलियन टन्स कोयला एक सिंगल पाइपलाइन से एक साल में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मूविंग मशीन पार्ट्स इसमें नहीं होते, स्टेशनरी पंपिंग और बूस्टिंग स्टेशंस होते हैं, तो सेफ्टी है, रिलायबिलिटी है। देन हिली एरियाज़ कहीं हैं जहाँ पर और किसी भी तरह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर पाइपलाइंस एक अच्छा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर चोरी वगैरह जो थेफ्ट्स की जो चांसेस दूसरी ट्रांसपोर्टेशन में हैं वो यहाँ पर नहीं रहते। इंस्टॉल करना भी सिंपल है, सेफ्टी है ऑपरेशन में, तो ऐसे कई सारे इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि एक तो इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फिर दूसरा कोल को प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी उसकी स्लरी बनाई जाती है। तो एक तो पंपिंग टर्मिनल पर जहाँ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, यानी एट दिस नियर दी माइंस, वहाँ एक पंपिंग टर्मिनल या कोल प्रिपरेशन टर्मिनल जो बनेगा वहाँ इसको तैयार किया जाएगा, इसकी स्लरी की जाएगी, स्लरी बनाई जाएगी, और फिर जहाँ इसका डिलीवरी टर्मिनल होगा एट द प्लांट साइट, वहाँ इस कोल को अगेन हमको रिकवर करना पड़ता है, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को हटाना पड़ता है। तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से इसकी कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये 2-4 लिमिटेशंस के अलावा इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक कोराडी पावर स्टेशन है, वहाँ पर इन ऊपर वाले जो 5 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बताए हैं उनमें से 2nd, 3rd एंड 4th को साइमल्टेनियसली यूज़ में लिया जा रहा है, यानी वहाँ पर कोयला रेल, रोपवेज़ और रोड इन तीनों ही तरीक़ों से पहुँचना है। अब आता है प्लांट साइट के ऊपर कोल को स्टोर करके रखना, यानी हर दिन का कोयला हर दिन नहीं लिया जाता है। तकरीबन हमारा जो वार्षिक कंजम्पशन है उसका करीब 10% जो है कोयला स्टोर करके रखा जाता है, सो दैट कि कभी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं या स्ट्राइक जैसी कोई बात होती है, इन दैट केस भी जो थर्मल पावर प्लांट है वो बिना रुकावट के निर्विरोध अपना काम करता रहता है, चलता रहता है। तो इसलिए इसको कोल को प्लांट साइट पर स्टोर करके रखा जाता है। दो ही वजह है शटडाउन को अवॉइड करना है। सप्लाईज़ नहीं हो पा रही, किसी वजह से कोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, स्ट्राइक हो गई है या और कोई रीज़न होने से, तो उस केस में शटडाउन की नौबत नहीं आए। और दूसरा, मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो भाव कम ज़्यादा होता है कोयले का, उसको भी हम इस कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं स्टोर करके। प्रॉब्लम्स इसमें स्टोर करते वक्त जो हम, क्योंकि इसको काफ़ी बड़ी तादाद में स्टोर करके रखा जा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं स्टोर करने की। पहला तो है कंबशन का रिस्क, यानी दहन का, ऑक्सीडेशन होकर और कोयला स्वतः ही जलने लग जाता है, इसका रिस्क रहता है। फिर स्टोरेज करने के दौरान कोयले की जो क्वालिटी में गिरावट आती है, वो लॉसेस इसमें रहते हैं। देन कैपिटल कॉस्ट, जो रकम हमने यहाँ पर, जो पूंजी यहाँ इन्वेस्ट करी है कोल को ख़रीदने में, उस पर लगने वाले ब्याज का घाटा रहता है। इंश्योरेंस कॉस्ट इस पर देनी पड़ती है। इसको हैंडलिंग की कॉस्ट है, कई सारे छोटी मोटी इक्विपमेंट्स हमें रखने पड़ते हैं। देन एरिया हमें चाहिए होगा हमारी साइट के ऊपर इसको स्टोर करके रखने के लिए, और इसमें किसी भी तरह से इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसमें भी कुछ हमारा पूंजी का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के साथ हमको कोयले को करीब 10% हिस्सा जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। तो इसमें 2 तरह के स्टोरेज होते हैं, एक होता है डेड स्टोरेज और एक होता है लाइव स्टोरेज। जो डेड स्टोरेज है वो कम्प्लीटली आपका, जैसे अनलोडिंग होता है साइट पर से आते ही जो अनलोडिंग होता है उसको हम डेड स्टोरेज कहते हैं, यानी किसी भी तरह की शॉर्टेज होने पर जहाँ से कोयला लिया जाएगा
वो डेड स्टोरेज कहलाता है। और लाइव स्टोरेज वो स्टोरेज है जहाँ से डेली कोयला विड्रॉ किया जाता है और उसको एग्जैक्ट कंबशन साइट के ऊपर ले जाया जाता है। तो दो तरह की स्टोरेज है, डेड एंड लाइव स्टोरेज। जो मेथड्स हैं स्टोर करने के, वो मेनली दो मेथड्स हैं। पहला है कोल स्टॉकिंग इन हीप्स, यानी उसकी ढेरी बना दी जाती है, ज़मीन के ऊपर कोयले की ढेरी बना दी जाती है, दैट इज़ द कोल स्टॉकिंग इन हीप्स। कंक्रीट का फ्लोर एरिया लेते हैं और उस पर तकरीबन 10 से 12 मीटर हाइट का पाइल बना दिया जाता है, एक हीप या ढेरी बना दी जाती है और इसमें एक स्लोप दिया जाता है सो एज़ कि रेन वाटर या बारिश का पानी जो है वो इजीली उसमें से रिमूव हो जाए, उस पर से निकल जाए। इसको या तो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है कि एयर का मूवमेंट अंदर हो ही ना, और नहीं तो इतना उसको रखा जाता है कि एयर इजीली उसमें मूव कर जाए और टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कंबशन टेम्परेचर से कम रहे, सो दैट कि कोयले का कंबशन नहीं हो। दूसरा तरीका है अंडर वाटर स्टोरेज का, यानी पानी के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है। उसके लिए डॉक बेसिन्स बनाए जाते हैं और उन डॉक बेसिन्स में कोयला पानी के नीचे स्टोर किए जाता है, सो दैट कि जो वातावरण में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और जिससे कंबशन की संभावना रहती थी वो यहाँ पर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इन प्लांट हैंडलिंग ऑफ कोल, यानी इन प्लांट के अंदर ही कोल को डेड सेंटर से लाइव सेंटर तक पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का या हैंडलिंग का तरीका क्या है। तो हमने उसको लाइव स्टोरेज से फायरिंग इक्विपमेंट यानी एग्जैक्टली फर्नेस जो है जहाँ पर उसका कंबशन होता है वहाँ तक उसको ले जाने के लिए मैकेनिकल हैंडलिंग काम में ली जाती हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ मैकेनिकल हैंडलिंग में जो इन प्लांट हैंडलिंग है उसके कुछ गुण होने चाहिए। तो वो ख़ास बात है पहली कि ये हैंडलिंग जो हम कर रहे हैं लाइव स्टोरेज से एट द पॉइंट ऑफ कंबशन, वहाँ तक जो इसकी हैंडलिंग की जा रही है इट शुड बी सिंपल और यहाँ मिनिमम ऑपरेशंस हों, इसमें डबलिंग नहीं हो हैंडलिंग की, ऐसा नहीं हो कि एक ही पाथ पर वो 2 बार चक्कर लगाए, मतलब सिंपलेस्ट हैंडलिंग इसकी होनी चाहिए, सिंपलेस्ट पाथ इसको दिया जाना चाहिए। इसमें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो हैं वो मोस्टली प्राइम मूवर्स के तौर पर इसमें काम में ली जानी चाहिए। वर्किंग पार्ट्स जो इसमें लगे हुए होंगे हैंडलिंग सिस्टम में वो सारे बंद रहने चाहिए, खुले पार्ट्स नहीं हो ताकि किसी भी तरह से कोरोजन और एब्रेशन की संभावना न रहे। तो इट शुड बी पैक्ड या एनक्लोज्ड होना चाहिए। और पीक आवर्स जब हों, जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो कोयले की, तो इसी मेथड से हम इजीली क्विक डिलीवरी भी ले सकें। तो ये सारे कुछ हमारे इन प्लांट हैंडलिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब यहाँ इस इन प्लांट हैंडलिंग में 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक तो होती हैं अनलोडिंग डिवाइसेस और दूसरी होती हैं ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स। तो अनलोडिंग डिवाइसेस में जो मेनली डिवाइसेस हम यूज़ में ले रहे हैं, यानी कि अनलोड करने के लिए एक जगह से हमने पिक किया एंड देन उसको अनलोड किया, या जैसे ट्रांसपोर्टेशन से हम बाय ट्रेन लेकर आए थे, देन हाउ वी विल अनलोड इट इन प्लांट साइट। तो ये अनलोडिंग के 4 तरीके हैं। पहला रोड ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रक्स फॉर 30 to 50 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर 30 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसमें ट्रक्स के थ्रू अनलोडिंग होती है, जिसमें लिफ्ट ट्रक्स जो हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं। देन बुलडोज़र्स है, कार डैम्पर्स है, ये कोल को की पाइलिंग या उसकी ढेरी बनाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। फिर कुछ कार्स या ट्रक्स जिनका फ्लैट बॉटम हो या हॉपर शेप का बॉटम होता है, वो भी कोल को डायरेक्टली ढेरी के ऊपर ले जाकर अनलोड उनके थ्रू किया जा सकता है। देन कुछ गेंट्री क्रेन्स होती हैं जो कि कोल कैरिंग वेसल्स को अनलोड करने में यूज़ में ली जाती है। मेनली जहाँ सी ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पर अनलोडिंग का काम गेंट्री क्रेन्स के थ्रू किया जाता है। नाउ कम्स ट्रांसफ़र इक्विपमेंट, यानी जहाँ हमने स्टोर करके रखा है, आइदर आपने पाइल बनाया है उसका या उसको अंडर वाटर स्टोरेज किया है प्लांट साइट के अंदर, तो उसको टू द साइट ऑफ द कंबशन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास में कुछ बेल्ट्स, कन्वेयर्स, ये ट्रांसफरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। तो 1 by 1 वी विल डिस्कस दीज। पहला आता है बेल्ट कन्वेयर। जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसका फिगर इसमें आपको दिखाई दे रहा है।
ये मेन सिंपली इसमें एक बेल्ट होता है जो कि रबर या कैनवास का बना होता है, और दो एंड ड्रम्स होते हैं या पुलीज़ होती हैं जिनके ऊपर ये बेल्ट रन करता है। अब नॉर्मली जैसा हम आसपास अपने एरिया में कई जगह देखते हैं पुलिस के ऊपर बेल्ट रन करता है, कई जगह पर हमको ये सिस्टम दिखता है हमारे आसपास के वातावरण में, बट यहाँ जो है बेल्ट की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बीच बीच में इसमें कुछ सपोर्टर्स या आइडलर्स लगाए जाते हैं। तो मैं सिंपली दो पुलिस हैं और उनके ऊपर बेल्ट जो है वो रन करता है, और इसी बेल्ट के ऊपर कोल को लोड किया जाता है और कोल इस पर से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी वर्किंग है, तो इनिशियल कॉस्ट इज़ नॉट हाई। 20 डिग्री इंक्लिनेशन यानी हाइट या स्लोप कहें, कोण 20 डिग्री कोण तक अगर ढलान है तो उसमें हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसमें पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देन एवरेज स्पीड इसकी 60 to 100 मीटर्स पर मिनट होती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी 50 से 100 टन्स पर आवर कोयला ले जाया जा सकता है, और इसकी लंबाई तकरीबन 400 मीटर तक रखी जा सकती है। इसके एडवांटेजेस हैं कि मीडियम और लार्ज कैपेसिटी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं। इसमें कोयले की मात्रा का वेरिएशन किया जा सकता है। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी मिनिमम रहती है। बिल्कुल सिंपल सी इसकी संरचना है, पुलिस एंड पुलिस के ऊपर रन होता हुआ बेल्ट है। देन इसमें कोयला जो है उसको विंड या रेन है, इस तरह के अलग अलग मौसमों के प्रभाव से इसको ईज़िली इसके ऊपर कवर लगा के इसको कोयले को यहाँ सुरक्षित रखा जा सकता है या उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देन इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो मिनिमम रहती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस और ग्रेटर हाइट्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन का लिमिटेशन सिर्फ 20 डिग्री ही है। सेकेंड जो ट्रांसफ़र इक्विपमेंट है दैट इज़ द स्क्रू कन्वेयर। फिगर में दिखाई दे रहा है स्क्रू कन्वेयर, बड़ी सिंपल सी संरचना है। ये एक हेलिकॉइड स्क्रू होता है जो कि शाफ्ट के ऊपर फिट किया हुआ होता है, और इसमें एक ड्राइविंग मैकेनिज़्म फिट होती है। तो ये फिगर में दिख रहा है, ये ड्राइविंग मैकेनिज़्म इस साइड लगी है, जिससे ये स्क्रू जो है या शाफ्ट जो है वो रोटेशन करती है, और इस शाफ्ट के ऊपर ये स्क्रू लगा दिखाई दे रहा है। तो इस स्क्रू ये शाफ्ट के साथ में इसमें भी रोटेशन होने लगता है। दो हमको इनलेट्स एंड आउटलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सिरा है कोल इन और यहाँ कोल आउट। तो ऊपर से कोयला अंदर डाला जाता है, और स्क्रू चूँकि रोटेशन करता है ड्राइविंग मैकेनिज़्म की वजह से, स्क्रू लगातार रोटेशन कर रहा है, और रोटेट होते होते कोयला जो है इस साइड आता है और यहाँ आकर कोयला बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से कोयले की ट्रांसफरिंग स्क्रू कन्वेयर के थ्रू हुई। इसके फीचर्स की देखें तो इसमें एक एंड जो है बॉल बेयरिंग में सपोर्टेड रहता है, और एक एंड ड्राइविंग मैकेनिज़्म के साथ में फिट किया हुआ होता है। इसका स्क्रू डाया वो 15 से 50 सेंटीमीटर होता है, और जो इसकी रोटेशन की स्पीड है दैट वेरीज फ्रॉम 70 to 120 RPM। इसमें कोयला ले जाने की क्षमता जो है तकरीबन 125 टन प्रति घंटा होती है। एडवांटेजेस इसके हैं, इसको मिनिमम स्पेस चाहिए होता है, और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती हैं। सिंपल संरचना है, कॉम्पैक्ट बॉडी है, और डस्ट टाइट है। किसी भी तरह से ये पैक्ड है तो डस्टिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं है। डिसएडवांटेजेस है, पावर कंजम्पशन पर यूनिट वेट इज़ हाई। पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है। जो लेंथ की लिमिटेशन है वो सिर्फ 30 मीटर्स है, क्योंकि ये टॉर्शनल शाफ्ट है, तो इसकी कहीं ना कहीं टॉर्शनल स्ट्रेंथ की लिमिटेशन आने से इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं दी जा सकती। ओनली 30 मीटर इज़ द मैक्सिमम लेंथ, और इसमें वेयर टियर ज़्यादा होने से लाइफ भी शॉर्ट होती, तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। थर्ड टाइप है बकेट एलिवेटर्स। बकेट एलिवेटर्स दो तरह के दिख रहे हैं फिगर में, एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक कंटिन्यूस टाइप। तो वर्टिकल लिफ्ट्स जहाँ पर वर्टिकली नीचे से ऊपर हमको ट्रांसफ़र करना है कोयला, तो वहाँ पर बकेट एलिवेटर्स कैन बी ईजीली यूज। इसमें एक चेन होती है जिसके ऊपर बकेट्स फिक्स की जाती है, और ये चेन जो है 2 व्हील्स के ऊपर मूव करती हैं। तो ये दिख रही हैं 2 व्हील्स जिनके ऊपर चेन लगातार फिक्स की हुई है,
और ये चेन में मोशन के साथ साथ चेन के ऊपर लगी हुई बकेट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करती हैं। तो ये दो तरह की है, सेंट्रीफ्यूगल हो सकती है और कंटिन्यूस टाइप हो सकती है। सेंट्रीफ्यूगल में जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर बकेट्स लगी हुई होती हैं, जबकि कंटिन्यूस टाइप में लगातार ही कोयला एक उसके ऊपर चलता ही रहता है। तो कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूस टाइप है उसमें कोल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। तो ये इन दिख रहा है और आउट दिख रहा है फिगर में हमको, ये इन और आउट दिख रहा है। यहाँ से कोयला अंदर जाता है बकेट के ऊपर, हर बकेट के ऊपर जाता रहता है और बकेट्स लगातार इस चेन के ऊपर चलती रहती है। और यहाँ आते ही बकेट्स का क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से इसकी अनलोडिंग हो जाती है। इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 30 मीटर्स मैक्सिमम हाइट दी जा सकती है और मैक्सिमम इंक्लिनेशन 60 डिग्री का रखा जाता है। चेन स्पीड सेंट्रीफ्यूगल टाइप में 75 मीटर पर मिनट से चलता है और कंटिन्यूस टाइप में जो चेन है उसकी स्पीड 35 मीटर्स पर मिनट रहती है। एंड कोयला जो ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है वो 60 टन्स पर आवर है। देन नेक्स्ट आता है फ्लाइट कन्वेयर। कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं चेन के और उनके साथ में स्टील के स्क्रैपर्स अटैच हुए हुए होते हैं। ये स्टील के स्क्रैपर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये चेन के ऊपर स्टील के स्क्रैपर्स लगे हुए हैं। ये स्क्रैपिंग का काम करेंगे यानी खुरचने का काम करते हैं। तो ये स्क्रैपर्स जो हैं दे स्क्रैप द कोयल थ्रू द ट्रफ। इस ट्रफ के ऊपर जो कोयला होता है उसको स्क्रैप करते हैं और वो उस ट्रफ के बॉटम में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो सिंपल सा इसका भी वर्किंग है कि स्क्रैपर्स की हेल्प से कोयले को स्क्रैप करके ट्रफ के बॉटम में कलेक्ट कर लिया जाता है। जब इस तरह का हो कि कन्वेयर के नीचे कई सारे स्टोरेज बिन्स हैं और उनको 1 बाय 1 फिल करना है तो इस फ्लाइट कन्वेयर को यूज़ में लिया जाता है। एडवांटेजेस इसमें हैं, इट रिक्वायर्स स्मॉल हेडरूम, मतलब कॉम्पैक्ट संरचना है इसकी भी। स्पीड रेगुलेशन इसमें इजी है, फास्ट एंड स्लो एज़ पर आप रिक्वायरमेंट किया जा सकता है। और ऐश कंटेंट को जब ऐश का हम हैंडलिंग करेंगे उस वक्त भी हम इसको फ्लाइट कन्वेयर को वहाँ पर भी यूज़ में ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं कि स्क्रैपिंग की वजह से इसमें वेयरिंग ज़्यादा होती है तो शॉर्ट लाइफ होती है। रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं। स्पीड जो लिमिटेड है वो 300 मीटर्स पर मिनट है, क्योंकि जो मटेरियल जो है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं यानी कोयला जो है उसका एब्रेसिव एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी स्पीड की लिमिटेशन 300 मीटर्स पर मिनट है। और ड्रैगिंग एक्शन होने की वजह से पावर कंजम्पशन भी इसमें ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ट्रांसफरिंग इक्विपमेंट्स अलॉन्ग विद देयर फीचर्स था। दैट वाज ऑल अबाउट द कोल हैंडलिंग, जिसमें इन प्लांट हैंडलिंग और आउट प्लांट हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन का तरीका हमने पढ़ा। थैंक यू।